हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे रवि वर्मा ब्लॉग पे। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि इस चैनल पे मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी के साथ साथ बीपीएससी को लेकर के या यूपीएससी को लेकर के महत्वपूर्ण वीडियो मैं बनाता आ रहा हूँ। और ये जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ ये 69th बीपीएससी के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो साबित हो सकती है। बिहार स्पेशल, जिससे हर साल 10 से 12 जो प्रश्न जो होते हैं, मतलब जिसमें से ज़्यादा वेटेज रहता है। वैसे तो टोटल बिहार स्पेशल से 30 से 35 प्रश्न रहते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहता है। लेकिन ज़्यादा वेटेज अगर देखा जाए तो उसमें आधुनिक बिहार का जो इतिहास उसका बहुत ही बड़ा रोल रहता है। तो उसके लिए मैं ये एडुटेरिया पब्लिकेशन का जो बुक है, प्रवीण सर की जो पुस्तक है, बिहार तथ्यासार करके एक एडिटोरियल पब्लिकेशन की बुक है, उसी को मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रिवाइज कराने का कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी बता सकते हैं, और फिर इसको शेयर भी अपने फ्रेंड्स सबके पास शेयर करके भी थोड़ी सी इस चैनल की भी आप लोग मदद कर सकते हैं। मेरी तबीयत ख़राब है तो थोड़ी सी आवाज़ स्लो जाएगी, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। फिलहाल बिना देरी किए हुए चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार के इतिहास में जैसे कि भारत का जो भी इतिहास रहा है, आधुनिक भारत का इतिहास, वैसे ही सेम बिहार का भी इतिहास, जो आधुनिक बिहार का इतिहास भी एक पैरेलल डायमेंशन में चलते जा रहा है। उसमें भी भारत में भी जैसे यूरोपीय कंपनी का प्रवेश होता है, फिर यहाँ भी जनजातीय विद्रोह होता है, 1857 का रिवोल्ट होता है, राष्ट्रीय आंदोलन और पृथक बिहार का गठन। तो इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे कि बिहार में जो भी भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जो भी लड़ाइयाँ या फिर जो भी मूवमेंट हुए, वो बिहार में किन किन लोगों ने इसमें अपना समर्थन दिया और किस तरीके से इस आंदोलन को आगे लेकर के जाया गया, ताकि हमारा देश आज आज़ाद हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश होता है, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। और पटना में नाव द्वारा, वहीं गंगा नदी के क्षेत्र में वे पटना से सोरा लेकर के जाते थे। सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि को वो प्राप्त करते थे। 1632 ईस्वी में पटना पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। पटना के कॉलेज की उत्तरी इमारत में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि, उन लोगों की जो अभिरुचि थी, इंटरेस्ट था, और सूती वस्त्र, सोरा आदि में उन लोगों की इंटरेस्ट था। देखिए, अगर मेरी अगर वॉइस स्लो हो ठीक है, तो आप वीडियो को 1.25 या 1.5 के स्पीड पे भी करके देख सकते हैं। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गई। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में उनको मिलती है। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी जो था, वो 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा जो डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक फारूक सियर, जो 1713 से 1719 तक शासक रहा, उसने 1717 में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने का और सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दे दी। 1717 में मैग्ना कार्टा दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी इसको बोला जाता है। कौन दिया था? ये फारूक सियर दिया था। अब देखते हैं यहाँ पे बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज, मतलब बंगाल, बिहार और अंग्रेज जो थे, ये कैसे बंगाल और बिहार में अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं और किस तरीके से व्यापार करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। अंग्रेजी जो कंपनी थी, वो 1717 में जब व्यापारिक अधिकार जब प्राप्त हो जाता है, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब जो अलीवर्दी खान जो है, वो मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे। अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष जो है वो स्वाभाविक था। 1756 में अलीवर्दी खां की जो मृत्यु के बाद उनका जो नाती था सिराजुद्दौला, वो बनता है बंगाल का नवाब बनता है। 23 जून 1757 को क्या होता है? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हो जाता है, जिसमें सिराजुद्दौला क्या होता है? हार जाता है और अंग्रेज जीत जाते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजों की तरफ से कौन सा जो अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए।
उसके बाद से फिर मीर जाफ़र को कठपुतली का नवाब, ये मीर जाफ़र जो बनते हैं वो कठपुतली वाले नवाब बन जाते हैं। 1760 में मीर जाफ़र की जगह उनका दामाद जो है वो मीर कासिम नवाब बनता है, मतलब अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित कर लेता है। यही बिहार वाला जो मुंगेर है वह स्थापित करता है। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया और इसने ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी, जिससे ब्रिटिश व्यापारियों को क्या हुआ, परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटा करके पुनः मीर जाफ़र को बनाया, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों ने क्या किया था, मीर कासिम को बनाया था। फिर बाद में देखा कि अरे ये तो मेरे विपरीत चल रहा है, तो उसको हटा करके मीर जाफ़र को पुनः नवाब बना दिया गया। 1763 में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लेता है और इसके बाद से अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिलता है और तीनों की संयुक्त सेना जो होती है, हेक्टर मुनरो जो रहता है अंग्रेजी सिपाही, उसके नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता है। बक्सर का युद्ध यही अपने बिहार वाला ही बक्सर, ठीक है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की एक संधि होती है जिसमें शाह आलम, जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय होते हैं, उनको 26 लाख वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी, मतलब जो लगान वसूली करने का अधिकार देना पड़ता है। 1766 में अंग्रेजी जो फैक्ट्री के जो मुख्य अधिकारी हैं जो पटना में स्थित है, उसके अधिकारी मिल्टन को राजा धीरज नारायण और सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया जाता है। 1770 में बंगाल और बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ता है। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, जो अकाल का प्रकोप भयंकर भयंकर था। 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जो जॉन शोर थे, अन्नागार के निर्माण का उन्होंने, वो क्या करता है, वो अन्नागार मतलब अन्न रखने का एक सुझाव देता है। अन्न रखने के लिए एक भवन का निर्माण करने का सुझाव देता है। उसके सुझाव पे 1784 ईस्वी में पटना में एक ब्रिटिश इंजीनियर जिनका नाम है जॉन गॉस्ट्रिन ने गोलघर का निर्माण कराया। जो अभी पटना का जो गोलघर है उसका उन्होंने निर्माण किया। कौन कराया? जॉन गॉस्ट्रिन ने। अब यहाँ पे जनजातीय विद्रोह के बारे में देखेंगे। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित हैं। कौन कौन से विद्रोह? जो तामड़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है, 1789 से 94, छोटा नागपुर का क्षेत्र था। चेरो विद्रोह जो था 1800 से 1802 ईस्वी, पलामू का क्षेत्र था। भूषण सिंह इसके नेतृत्व करता थे। हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था। सिंहभूम इसका क्षेत्र था। कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। छोटा नागपुर का क्षेत्र था। बुद्धो भगत इसके नेतृत्व करता थे। संताल विद्रोह जो बहुत ही मोस्ट देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है और संथाल परगना में होता है और ये इसके जो नेतृत्व करता था सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव थे। सरदारी विद्रोह फिर होता है 1858 से 1895 तक चलता है। छोटा नागपुर और सिंहभूम इसका क्षेत्र है। मुंडा विद्रोह जो होता है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1895 से 1900 ईस्वी तक चलता है। छोटा नागपुर का क्षेत्र रहता है और बिरसा मुंडा जो जनजातीय जो नायक इनके नाम से जाना जाता है, जनजातीय नायक के नाम से जाना जाता है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह होता है। फिर ताना विद्रोह 1913 से 14 में होता है और ये जो क्षेत्र है वो गुमला क्षेत्र में रहता है। जतरा भगत इसके नेतृत्व करता थे। संताल विद्रोह के बारे में देखते हैं तो 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह होता है और 1857 की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन ये कोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इस विद्रोह का कारण बाहर लोगों को, यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मजबूत विद्रोह जनजातीय विद्रोह में इसको माना जाता है, संथाल विद्रोह को माना जाता है। इस विद्रोह के कारण बाहरी लोगों, विद्रोह का कारण जो था बाहरी लोगों, यानी कि बाहरी लोगों को दीकू कहा जाता है। दीकुओं के द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं पराहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो सिद्धू कान्हू और चांद भैरव ने किया था। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869, काश्तकारी अधिनियम क्या होता है कि बनता है। संथाल परगना एवं माझी व्यवस्था को इसी के थ्रू मान्यता दी जाती है। मुंडा विद्रोह जो है 1895 से 1900 ईस्वी में होता है। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था
और यह मतलब विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। उलगुलान का मतलब होता है हलचल, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। इस विद्रोह का कारण दिकुओं द्वारा शोषण, खूंटकटी पर व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने स्वयं को सिंह बोगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण, शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और बिरसा मुंडा सो रहे थे तभी इनको गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। विद्रोह के परिणाम से खूंटकटी जो व्यवस्था थी उसको पुनः लागू कर दी गई और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। एक था 1869 था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और एक था 1908। चलिए 1857 की क्रांति से पूर्व बिहार में हुए कुछ आंदोलन है उसको भी देख लेते हैं। बहावी आंदोलन, बहावी जो है वो बहावी आंदोलन के जो प्रवर्तक था, बहावी एक प्रकार का एक धर्म से रिलेटेड आंदोलन है, ठीक है, जिसके प्रवर्तक अब्दुल हल बहाव थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था और भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, राय बरेली के नेतृत्व में इसको प्रदान किया गया। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। सैयद अहमद बरेलवी ने इसका नेतृत्व किया था, कहाँ पे, भारत में। और बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो अब्दुल अल बहाव थे। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सिताना था, सितना जो है वो पश्चिमोत्तर सीमा पर, तथा दूसरा केंद्र पटना था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था, धन भी जाता था और स्वयंसेवकों को भी सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने थे, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। याद रखिएगा, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराइजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को क्या किया गया, किसी भी तरीके से दबा दिया गया। इसको दमन के लिए ये याद रखिएगा, 1863 में अम्बाला तथा 1865 में पटना अभियान चलाया गया। फिर एक नोनिया विद्रोह है। बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग जो नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सोरा का उपयोग जो होता है वो बारूद बनाने में किया जाता है। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को स्वतः दबा दिया गया। लोटा विद्रोह जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है। लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था। यह मुजफ्फरपुर जेल कैदियों के द्वारा किया गया था। वो होता क्या था कि कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था पानी पीने के लिए, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय किया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। चलिए इस वीडियो में आप लोग बताइए कि अगला वीडियो 1857 की क्रांति और बिहार में मतलब तुरंत ही अपलोड करूँगा। आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है अभी 69th बीपीएससी के लिए मैं अपलोड करूँगा शीघ्र ही, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।